नौकरी करते हैं, सैलरी मिलती है और आप इस पर भरते हैं टैक्स, और इसके आगे आप टैक्स को लेकर कुछ सोचते नहीं है, क्योंकि टैक्स की जब भी बात आती है तो लगता है बस भरो और काम पूरा करो। लेकिन आप अपने टैक्स को समझते कितना है? तो आज हम समझते हैं कि टैक्स को आपको क्यों समझना चाहिए, क्योंकि ये आपकी मदद करेगा बेहतर तरीके से अपनी टैक्स प्लानिंग करने में और टैक्स सेविंग करने में। और इसे समझाने के लिए मेरे साथ वो हैं जो आपको बनाते हैं जागरूक जनता। लेबर लॉ एडवाइजर के फाउंडर ऋषभ जैन मेरे साथ हैं। इनके बहुत सारे टैक्स से जुड़े वीडियोस मैंने देखे हैं और मुझे लगता है ये वाकई में टैक्स जैसे मुश्किल सब्जेक्ट को बहुत सिंप्लीफाई कर रहे हैं। थैंक यू सो मच ऋषभ कि आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। वेलकम टू मनी 9। और आपने टैक्स को बहुत अच्छे से कवर किया अपने चैनल में, लेकिन टैक्स के बारे में हम बात करेंगे। नो कंफ्यूजन मैं जो हूँ आज ऋषभ से दूर करवाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा समझेंगे। लेबर लॉ एडवाइजर, ये नाम भी लगता है लेबर लॉ एडवाइजर, लेकिन आप लोग काम करते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल एजुकेशन, टैक्स, फाइनेंशियल प्लानिंग, तो इनका इसका रिलेशन जरा समझाइए। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। और ये जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। 4 साल हमें चैनल शुरू किए हो गए हैं। बाय एजुकेशन आई एम एन सिविल इंजीनियर, बट जो मेरा ट्रू मुझे कॉलिंग लगी, जो पैशन लगा, दैट वाज इनटू लेबर लॉज एंड टैक्सेशन, and that's how this channel was initially started to simplify very very complex labor laws which affects जो सैलरी को, आपकी इनकम को इफेक्ट करते हैं, उनको समझाने में। और उसके बाद धीरे धीरे जो फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ, पर्सनल फाइनेंस की तरफ हम लोग बढ़े, टैक्सेशन के वीडियो बनाए, एंड इट हैज बीन अ वेरी रिवॉर्डिंग जर्नी सो फार। एब्सोल्युटली 1.82 मिलियन सब्सक्राइबर फैमिली है लेबर लॉ एडवाइजर की, और ऋषभ जैन और मनदीप जो है एकदम जागरूक जनता बनाने का इन्होंने बीड़ा उठाया हुआ है। तो ऋषभ, लेट्स स्टार्ट। मैं चाहती हूँ आप टैक्स को जितने अच्छे से सिंप्लीफाई करते हैं, क्या होता है टैक्स को हम हमेशा अपने दिमाग के उस कैबिनेट में रखते हैं जहाँ पे जब जरूरत हो तभी इसे खोलना है, और उसके पहले हम इसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं है। और मैं चाहती हूँ आप समझें, इसलिए 9 पॉइंट्स, 9 कंफ्यूजन दूर करते हैं। सबसे पहला कंफ्यूजन ऋषभ जो मुझे लगता है जो होती है वो है फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर। ये क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर एफवाई, असेसमेंट ईयर एवाई, कब लिखना है, क्या होता है डिफरेंस इन दोनों के बीच में, ये एक कंफ्यूजन रहती है। वेरी सिंपल, आप दोनों शब्दों पर ध्यान दीजिए, फाइनेंस और असेसमेंट। तो जिस साल में आपने पैसा कमाया है वो फाइनेंशियल ईयर कहलाता है, जिस साल में आप उसका टैक्स भरेंगे वो असेसमेंट ईयर कहलाता है। तो अभी जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो फाइनेंशियल ईयर जा चुका है वो गया है 20 और 21, क्योंकि शुरू होता है 1 अप्रैल से, खत्म होता है 31 मार्च को। तो 31 मार्च 2021 तक ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, और इसका जो हमें रिटर्न भरना है वो 30 सितंबर तक भरना है। तो ये जो कहलाएगा ये असेसमेंट ईयर कहलाएगा। ठीक है, तो जिस साल का आप टैक्स भरते हैं उसका जो अगला साल है वो असेसमेंट ईयर होता है। क्या आप पाते हैं लोग इसको लेके कंफ्यूज रहते हैं एफवाई और एवाई के बीच में? मैं खुद एज ए इंजीनियर बहुत कंफ्यूज रहता था, अब ये पढ़ के ये सीखा है। आई नो, मतलब मुझे भी समझ में नहीं आता था पहले कि ये है क्या फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट, या क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी लिख दो, लेकिन बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात टैक्स को लेकर, जो हम सैलरी जितने लोग हैं हम सबको एक होता है सीटीसी, एक होता है नेट सैलरी और एक ग्रॉस सैलरी। तो ये टैक्स किस पर हम देते हैं? ग्रॉस सैलरी पर देते हैं, नेट सैलरी पे देते हैं, सीटीसी पे देते हैं, या फिर ग्रॉस सैलरी और सीटीसी एक ही होती है? ये सैलरी का कंफ्यूजन जरा दूर कीजिए। ये क्वेश्चन मेरे दिल के बहुत करीब है। तो सबसे पहली बात मैं आपके व्यूअर्स को क्लियर करना चाहता हूँ कि सीटीसी मोह माया है, सीटीसी का कोई रियल मतलब नहीं है। तो जनरली जो कंपनीज होती है वो सीटीसी में आपके ऊपर जितना भी खर्चा करती है वो सब कुछ ऐड कर देती है। उसमें आपके अलाउंसेस हो सकते हैं, बेसिक डीए तो होता ही है, आपके अलाउंसेस हो सकते हैं। इवन कंपनी चाहे तो आपके ऊपर रिइंबर्समेंट जो कर रही है, आपके जो पीएफ का शेयर, ईएसआई का शेयर, ग्रेचुइटी, बोनस, लीव्स, सब कुछ उसमें जोड़ा जा सकता है। इनफैक्ट अगर कंपनी चाहे तो आपके ऊपर जो एसी चला रखा है उसका बिल भी आपकी सीटीसी में जोड़ा जा सकता है। तो इसकी कोई लीगल डेफिनेशन नहीं है, तो इस पे तो ऑब्वियसली आप टैक्स नहीं भरते हैं। जो तो चीज आपके लिए मतलब ये बस एक फिगर है। ये इट्स अ फिक्टिशियस नंबर। जो रियल नंबर आपके लिए काम आता है वो कहलाती है आपकी ग्रॉस वेजेस। ग्रॉस वेजेस पर ही आपकी तनख्वाह, आपकी सैलरी कैलकुलेट होती है। मान लीजिए आपकी ग्रॉस वेजेस है 30,000 रुपए, तो आप 15 दिन आए तो आपको 15,000 मिलेंगे, आप 20 दिन आए तो 20,000 रुपए मिलेंगे। दिस इज द नंबर, रियल नंबर, ग्रॉस सैलरी। और नेट सैलरी वो होती है जो आप घर लेके जाते हैं। तो जैसे आपकी 30,000 ग्रॉस सैलरी, आप 15 दिन आए तो आप 15,000 आपका सैलरी कैलकुलेट हुआ, लेकिन 15,000 आप घर नहीं ले जाएंगे। इसमें से आपका पीएफ कटेगा, इसमें से आपका ईएसआई कटेगा, इसमें से आपका प्रोफेशनल टैक्स कटेगा, अगर आप टीडीएस की लिमिट में तो टीडीएस कटेगा। जो फाइनली आप घर लेके जाते हैं उसको बोलते हैं इन हैंड नेट सैलरी।
और जो कैलकुलेशन टैक्स की होती है वो ना ग्रॉस पे होती है ना नेट पे होती है, इन दोनों के बीच में कहीं पे होती है, जिसके बारे में हम आने वाले शो में और थोड़ा बात करेंगे। ओके, तो मतलब मुझे ये बताइए फिर मेरा टैक्स किस पे कैलकुलेट हो रहा होगा? सीटीसी, अगर आप कह रहे हो बूम आया, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो अगर सीटीसी में कैलकुलेट होगा तब तो बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा मुझको। तो राइट कौन सी वो सैलरी का वो एलिमेंट है जिस पर मुझे टैक्स देना होता है? राइट। तो जो आपके पास घर पे सैलरी आ रही है उस पूरे पे आपको टैक्स नहीं देना होता है। इसके लिए आपको 3 नियम समझने होते हैं, वो कहलाते हैं एग्जम्पशन, डिडक्शन और रिबेट। तो सबसे ओके, पहले हम बात कर लेते हैं एग्जम्पशन की। तो इनफैक्ट एग्जम्पशन यही मेरा दूसरा कंफ्यूजन भी था, तो चलिए इसी में कवर करते हैं, एग्जेम्पशन, रिबेट, डिडक्शन। तो इसी के साथ राइट, हम समझेंगे कि हमें कहाँ पर टैक्स भी देना होता है। बिल्कुल। तो देखिए, पहली बात तो सारे लोग, आम लोग, सीएस को छोड़ दीजिए, आम लोग एग्जम्पशन डिडक्शन को मिक्स मैच करके भेलपूरी बना देते हैं। दोनों बिल्कुल सेपरेट चीज है। एग्जम्पशन आपकी इनकम का वो हिस्सा है जो टैक्स पर्पसेस के लिए कंसीडर ही नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी सैलरी में से आपको जो एचआरए मिल रहा है उस पर आपको टैक्स नहीं देना है फॉर द मोस्ट पार्ट। आपकी सैलरी में जो आपको लीव ट्रेवल अलाउंस मिल रहा है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है, हॉस्टल अलाउंस मिल रहा है, सरकार ने बोला है कि इसे हम टैक्स के लिए कंसीडर ही नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी एग्जम्प्ट है, तो वो तो पहले से ही गए। तो अगर आपने अपनी सैलरी को अच्छे से ऑप्टिमाइज कर रखा है और ये सारे कंपोनेंट्स आपको मिल रहे हैं, तो आपने सिग्निफिकेंट टैक्स कुछ भी डिडक्शन क्लेम करने से पहले ही बचा लिया। तो आपकी जो भी इनकम टोटल हुई उसमें से एग्जम्पशन गया बाहर। उसके बाद जो सेकंड नंबर बात आती है वो आती है डिडक्शन की, जिसके ऊपर बहुत लोग बात करते हैं, जिसमें बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, बहुत सारा आपको कंटेंट मिलता है नेट पे। आपने शायद सेक्शन भी सुना होगा, 80C, 80CCD, एटसेट्रा एटसेट्रा। एटी तो सरकार, फैमिली कहती हूँ, मुझे लगता है ये बड़ा फेवरेट हम टैक्स पेयर्स का वो सेक्शन है, एटीसी। राइट। तो सरकार ये बोलती है कि चलो आपको पैसा मिल गया, आपको जो पैसा मिला उसमें आपको टैक्स देना है, लेकिन अगर आप कुछ खर्चे कर देते हो जिनसे ओवरऑल आपका और सरकार का थोड़ा बर्डन कम होता है, तो सरकार बोलती है चलो आप उसे टैक्स देने से पहले वो खर्चे कंसीडर कर लो। तो जैसे आपने अपनी सेविंग्स के लिए आपने पीएफ भरा, पीपीएफ भरा, एनपीएस भरा, आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस ली है, ये सारे जो खर्चे होते हैं उसको सरकार बोलती है कि ये आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो आपने पहले ये खर्चे कर लिए और फिर जो फाइनली सैलरी बचती है उसको हम बोलते हैं नेट टैक्सेबल इनकम, और इसके ऊपर ही आपको टैक्स देना है। लेकिन इस पे भी पूरा टैक्स नहीं देना है। अगर आप 5 लाख रुपए से कम कमाते हैं तो आपका जितना भी टैक्स बनेगा, जो मैक्सिमम 12,500 रुपए तक बन सकता है, वो पूरा के पूरा सरकार बोलती है वो भी माफ है। इसको बोला जाता है रिबेट। तो ये है एग्जम्पशन, डिडक्शन एंड रिबेट। आपको अपनी सैलरी पे ये तीनों कंपोनेंट्स अप्लाई करने हैं और फिर जो फाइनल नेट टैक्सेबल इनकम बनती है उसी पे आपको टैक्स देना है। तो हो सकता है आप 10 लाख रुपए कमाते हो, लेकिन आपकी नेट टैक्सेबल इनकम हो सकता है 4,90,000 रुपए है, तो आपको उस पर 0 टैक्स देना है। ओके, तो आप जो भी कमाई करते हैं आप उससे पहले एग्जेम्पशन माइनस करेंगे, फिर आप डिडक्शंस माइनस करेंगे, फिर देखेंगे कि आप किसी रिबेट पर आ रहे हैं, और उसके बाद जो इनकम बचती है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ओके, परफेक्ट। चलिए समझ गई मैं, अब मैं बिल्कुल सही से टैक्स भरने वाली हूँ। अच्छा ऋषभ, अब एक और कंपोनेंट जो सैलरीड जो है उसका सामना करते हैं वो होता है कि एक हमें मिलता है होम हाउस रेंट अलाउंस, HRA, और राइट। कई लोग लेते हैं होम लोन। तो कंफ्यूजन ये है कि अगर मैं रेंट अलाउंस ले रही हूँ यानी मेरे पास घर नहीं है, और अगर मैं होम लोन की छूट ले रही हूँ इंटरेस्ट की जो सेक्शन 24 में हमें मिलती है 2 लाख की, तो यानी फिर मैं अगर रेंटेड घर में रह रही हूँ तो फिर मुझे उस पर छूट नहीं मिलेगी। क्या HRA और होम लोन, ये कंफ्यूजन है, दोनों को साथ में लिया जा सकता है? किस स्थिति में ले सकते हैं, किस स्थिति में नहीं ले सकते हैं? राइट। तो अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोगों को ये डाउट होता है। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, एज लॉन्ग एज आप रेंटेड हाउस में रह रहे हो और आपको एचआरए मिल रहा है, आप एचआरए क्लेम कर सकते हो। और अगर आपका होम लोन साइमल्टेनियसली चल रहा है तो आप होम लोन के भी जो भी डिडक्शन है वो क्लेम कर सकते हो। ऐसा कैसे होता है? क्योंकि बहुत सारी प्रैक्टिकल सिचुएशन आजकल ऐसी है कि या तो आप जिस घर में रह रहे हो रेंटेड, वो आपके ऑफिस के पास है इसलिए आप वहां रह रहे हो, या फिर आजकल लोग इन्वेस्टमेंट अपनी होम टाउन में कर रहे हैं क्योंकि कोरोना की ऐसी स्थिति है जब लोग अपने होम टाउन में रहना प्रेफर कर रहे हैं। तो हो सकता है अभी वो जॉब मुंबई, दिल्ली मेट्रोज में कर रहे हो, लेकिन उन्होंने घर खरीदा है अपने होम टाउन में। तो इन ऑल दी सिचुएशन आप एचआरए और होम लोन दोनों, जो भी आपके एचआरए का एग्जम्पशन और होम लोन का डिडक्शन दोनों क्लेम कर सकते हो। दो और इंटरेस्टिंग बातें बताता हूं। मान लीजिए आपको एचआरए नहीं मिल रहा है फिर भी आप रेंटेड हाउस में रह रहे हो, तो देयर इज अ सेक्शन कॉल 80GG, जिसमें आप साल का लगभग 60,000 रुपए होम एज अ एचआरए डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा कुछ लोग जो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं वो बोलते हैं अरे हमें एचआरए मिल भी लेगा तो हम तो कुछ फायदा नहीं उठा पाएंगे। आप अपने पेरेंट, अगर आपकी पेरेंट्स की कोई इनकम नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स को रेंट दिखा सकते हो। वो बेसिकली आप उनको रेंट पे करेंगे। और अगर आपके पेरेंट्स की कोई इनकम नहीं है
तो उनके ऊपर उनका ज्यादा टैक्स नहीं लगेगा, बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगेगा। आप उनके लिए एक अच्छा जेस्चर भी करेंगे, आप खुद का टैक्स भी बचाएंगे, एंड ओवरऑल इट्स अ विन विन फॉर एवरीवन। ओके अच्छा, एक गलती जो लोग करते हैं ऋषभ, कि इंटरेस्ट इनकम पर कब टैक्स लगता है कब नहीं, ये समझ में नहीं आता है, और खास तौर पर सेविंग बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट को नजरअंदाज कर देते हैं। राइट। आपको ये लगता है ये गलती होती है? ये गलती होती है, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, क्योंकि लोग अच्छे से अपनी बुक्स अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं। बट होपफुली विथ न्यू अमेंडमेंट्स विच आर कमिंग, आप देखेंगे इस साल नहीं तो अगले साल तक ये जो आपकी इंटरेस्ट इनकम है ये ऑटोमेटिकली आपके आईटीआर में रिफ्लेक्ट होने लगेगी। तो इट्स नॉट कि पीपल डेलिबरेटली ये मिस्टेक करते हैं, बट जनरली इग्नोर हो जाता है क्योंकि छोटी छोटी हर महीना एंट्री आती है और लोग मिस कर देते हैं उसको, बट वो आपकी डेफिनेटली इनकम है। ओके, तो उसको बिल्कुल ना भूलिए। अच्छा, अगर मेरी कोई इनकम नहीं हो रही है, हम अब छठे कंफ्यूजन पर आ चुके हैं कि अगर मेरी कोई इनकम नहीं है तो मुझे रिटर्न भरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना चिल करूं, कोई जरूरत नहीं कि मैं रिटर्न भरूं, ये क्या सबके लिए सही है? ये फॉर मोस्ट केसेस ये सही है। अगर आपकी 2.5 लाख रुपए या उससे कम की इनकम है तो आपको टैक्स भरना मैंडेटरी नहीं है, बट आई स्टिल रिकमेंड कि आपको टैक्स फाइल करना चाहिए। अगर आपकी छोटी मोटी इनकम भी है, उसके मल्टीपल रीजन रहते हैं। अगर आप कभी इंश्योरेंस लेने जाएंगे, कभी आप लोन लेने जाएंगे, अगर आपको वीजा के लिए अप्लाई करना है, इन ऑल दी सिनेरियो, इनफैक्ट आपका जो सिबिल स्कोर है, ऑल दीज केसेस आपका इफेक्ट होता है अगर आपने अपना रिटर्न फाइल किया है तो। और आपकी अल्टीमेटली आपकी कैपिटल बिल्ड होती चली जाती है। तो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जितना भी आपकी इनकम हुई है, आप सिर्फ रिटर्न भर दीजिए। अल्टीमेटली आपको टैक्स कुछ नहीं देना है, टैक्स तो नील ही आएगा। और कई लोगों को ये भी लगता है कि टू फाइल अ रिटर्न आई नीड अ सीए, उसको 500,000 रुपए देने पड़ेंगे, इससे बढ़िया मैं क्यों भरूं रिटर्न। तो ये भी जरूरी नहीं है। पहला कंफ्यूजन दूर कर देता हूं कि रिटर्न फाइल करने के लिए आपको सीए नहीं चाहिए। आप खुद ऑनलाइन जाकर, देयर आर सो मेनी पोर्टल्स, आप सीधे इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाकर भी अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। कुछ ही मिनटों का काम है और आपका जीरो टैक्स बन जाएगा। और इसीलिए तो ऋषभ और मैं ये सारी बातचीत कर रहे हैं, ताकि आप खुद भी समझ सके और खुद जाकर अपना रिटर्न भर सके। ओके, एक और कंफ्यूजन जो अभी लोगों को फेस कर रहे हैं, और वो ये है कि न्यू वेज कोड बिल जो कि पास हो चुका है, अभी नोटिफाइड नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने ना सैलरी स्ट्रक्चर को बदलना शुरू कर दिया है। तो क्या मेरी सैलरी जो है वो कम हो जाएगी, मुझे ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा? ये न्यू वेज कोड जो है ये मेरी सैलरी और टैक्सेशन को कैसे बदल देगा ऋषभ? राइट। तो ये दिस इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जिसके बारे में लोगों को बहुत कम नॉलेज है। तो मैं इसके लिए एग्जांपल ऐसा शुरू करता हूँ कि आप इंडिया को लीजिए और दुबई को लीजिए। आप जब दुबई में जाएंगे तो वहां की सैलरी स्लिप में आपको एक या दो कंपोनेंट दिखते हैं कि भाई बेसिक है और दैट्स इट। इंडिया में आप आएंगे तो आपको दसियों कंपोनेंट दिखते हैं, बेसिक, डीए, एचआरए, कन्वेंस, लीव, ट्रेवल, चिल्ड्रन एजुकेशन, फलाना ढिमका। दो रीजन से, एक तो आपका टीडीएस कम लगे, आपका टैक्स कम लगे, और दूसरा कि आपके ऊपर जो वेरियस लेबर लॉस के डिडक्शन होते हैं, पीएफ, ईएसआई, वो आपका और आपके एम्प्लॉयर का बच सके। लेकिन न्यू वेज कोड इसको बहुत हद तक रेस्ट्रिक्ट कर देगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी आपकी ग्रॉस सैलरी, अभी मैंने समझाया ग्रॉस सैलरी क्या होती है, जो भी आपकी ग्रॉस सैलरी है उसका कम से कम 50% आपकी बेसिक होनी चाहिए। तो अगर आपकी बेसिक बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आपका टैक्स बढ़ेगा, आपका पीएफ बढ़ेगा, तो आपकी इन हैंड सैलरी इससे थोड़ी कम होएगी। लेकिन आपकी जो सेविंग्स है, जो आपके पीएफ में जा रहा है पैसा, जो आपका और आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, ग्रेचुइटी, जो बोनस, ये सब मिलता है, ये सारा बढ़ेगा। तो हाँ, घर पे पैसा थोड़ा कम आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपकी सेविंग्स ज्यादा होगी। टैक्स भी हो सकता है थोड़ा ज्यादा कटेगा। ओके, तो यानी मैं ठीक समझ रही हूँ कि मेरा टैक्स थोड़ा सा ज्यादा कट सकता है अब जो है, लेकिन हाँ, मेरे फ्यूचर के लिए मैं ज्यादा सेव कर रही हूँ जब मैं काम कर रही हूँ तो अब। ओके, अब ये बताइए, कई लोगों को इनकम होती है सैलरी से नहीं, सैलरी के अलावा फ्रीलांस का कुछ काम किया, कुछ कहीं पर गए, कुछ पैसे मिले, या फिर कैपिटल गेन्स हो गए, तो ये सारी इनकम जो है, इस पर टैक्स कैसे लगता है? मुझे क्या रिटर्न में कहाँ दिखाना होता है, ये जरा समझाइए। राइट। तो फ्रीलांसिंग आजकल बहुत लोग कर रहे हैं साइड, एज अ साइड बिजनेस, जहां से उनको कुछ इनकम हो सकती है। तो इसमें कोई घबराने की दिक्कत नहीं है। आप अपने सेविंग्स अकाउंट में भी पैसे ले रहे हैं, आपने अलग करंट अकाउंट लिया, उसमें आप पैसे ले रहे हैं, तो इसको अगर बहुत नॉमिनल इनकम है, आपकी छोटी इनकम है, तो आप इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कंसीडर करके अपने इनकम टैक्स में ऐड कर सकते हैं। एक सेक्शन जो मैं सारे फ्रीलांसर को बताता हूँ, बहुत ही मजेदार है। एक सेक्शन होता है 44ADA, जिसमें आपकी जो भी फ्रीलांस की तरह इनकम हुई है उसको आपको बिजनेस इनकम कंसीडर करते हुए, उसमें सिर्फ, जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए कमाए, तो 50% यानी 50,000 रुपए आप इनकम मानिए, बाकी 50,000 रुपए आपका एक्सपेंसेस हो गया उस इनकम को अर्न करने में, और 50,000 रुपए पर टैक्स दीजिए। तो ये सेक्शन 44ADA जरूर ध्यान रखिए। तीसरी चीज आपने जो बोला, कैपिटल गेन,
तो जो शेयर मार्केट से हमारी इनकम होती है उसको हम इनकम नहीं बोलते हैं, हमारी कैपिटल को अप्रिसिएशन हुआ होता है जिसे बोला जाता है कैपिटल गेन। अभी कैपिटल गेन दो तरह का हो सकता है, शॉर्ट या लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जो स्टॉक मार्केट की अगर बात करें तो शॉर्ट टर्म 12 महीने से पहले आपने कोई स्टॉक खरीद के बेच दिया, उस पे जो आपका कैपिटल गेन हुआ, कई बार लॉस भी हो जाता है बट जो गेन हुआ उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोला जाएगा और उस पर आपको 15% टैक्स देना होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने 12 महीने से ज्यादा होल्ड कर लिया तो उस केस में पहले तो 1 लाख रुपए तक का कैपिटल गेन माफ है और 1 लाख रुपए के ऊपर भी आपको सिर्फ 10% टैक्स देना है। तो अगर आपका कोई स्टॉक नीचे जा रहा है तो पहले ये भी कंसीडर करिए कि अगर आज बेच देंगे 9 महीने में, 10 महीने में, तो आपको 15% टैक्स देना होगा। और हो सकता है आपने 12 महीने इसको होल्ड कर लिया तो आपका 1 लाख रुपए तक नो टैक्स है और उसके बाद भी केवल 10% टैक्स है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एवरीवन शुड नो। ओके अच्छा, अब ये बताइए, हमने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले सेक्शन 80 फैमिली की, 80C 80D बहुत सारी छूट मिलती है। तो कई लोग जो है इन्वेस्टमेंट इसीलिए करते हैं कि टैक्स छूट मिल रही है। इस रवैये को आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या हमें इन्वेस्टमेंट इसलिए करना चाहिए कि हमें टैक्स छूट मिल रही है? क्या टैक्स छूट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट वजह है जिसकी वजह से हमें निवेश करना चाहिए? तो जो लोग 30% टैक्स लैब में उनके लिए तो डेफिनेटली इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि मान लीजिए कोई आपको ऐसे 10% रिटर्न दे रहा है वर्सेस अगर आप उस पर टैक्स से पहले उसमें निवेश कर रहे हैं तो आपको 13-14% जो रिटर्न दे रहा होता है उस एसेट को कहीं ना कहीं मैच कर देता है। और एटीसी में ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां पे वहीं आप पैसा लगा सकते हैं जहां आप एक्चुअल लगाना चाहते हैं। आप ईएलएसएस ले सकते हैं, इवन एनपीएस इज अ डिसेंट ऑप्शन जहां पे सीधा आप इक्विटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको 30% टैक्स स्लैब्स के लिए तो 1.5 लाख रुपए इज अ नो ब्रेनर, जिनको अगर वो मान लीजिए पीएफ वगैरह नहीं पैसा लगा रहे हैं तो ईएलएसएस और एनपीएस ऑप्शन वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट फॉर लेस सैलरीड एम्प्लॉय मे बी समटाइम्स इट डजंट मेक सेंस। Okay, so sometime, I mean, you should invest for your future and not just for saving your taxes. But अब जो है एक न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम है, शब्द इसके बारे में बताइए, कैसे पिक करें, कौन सा किसके लिए सही होगा? एक टिप आप बताइए हमको ये, इसके बारे में भी। ये हम एक्चुअली अब 10th कंफ्यूजन पर पहुंच गए, लेकिन ये अभी का सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजीम। तो देखिए, जिन्होंने भी ये एपिसोड पूरा देख लिया है उनको टैक्स की बेसिक बातें पता चल गई है। उनको पता चल गया है कि एग्जम्पशन क्या होता है, डिडक्शन क्या होता है, किस तरह से कहाँ कहाँ मुझे इन्वेस्ट करके अपना टैक्स बचाना है। तो अगर उन्हें इतनी बेसिक चीजें पता है और वो एक्चुअली थोड़े से फॉलो अप करके इन जगह निवेश कर देते हैं, यहाँ पे पैसा लगा देते हैं, तो डेफिनेटली दे कैन सेव मच मोर टैक्स इन ओल्ड टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम या तो उनके लिए है जो बिल्कुल ही नूब है, जिनको दुनियादारी से, इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है, या फिर जिनकी सैलरी इनकम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, 50 लाख 1 करोड़ रुपए, तो उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बेनिफिशियल हो सकता है। वर्सेस जो लोग बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। बाकी फॉर ऑलमोस्ट एवरीवन ओल्ड टैक्स रिजीम इज द वे टू गो। बिल्कुल, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में हमें बहुत सारे डिडक्शन, एग्जेम्पशन हम क्लेम कर सकते हैं, न्यू में आपको वो नहीं करने को मिलेगा। तो बेसिकली आपको देखना है कि क्या आप वो डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं, आप उस तरह के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और उस बिना पर आपको फैसला लेना है। ऋषभ, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है हमने काफी बेसिक्स क्लियर कर दिए हैं। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है तो यही मौका मैं आपको दे रही हूँ रैप अप करने के लिए। कुछ मिस तो नहीं किया हमने जो आप बोलना चाहते हो टैक्स के बारे में जाते जाते? तो एक छोटी सी राय मैं सारे सैलरीड एम्प्लॉयज को देना चाहता हूँ। मैंने जब बात की एग्जम्पशंस की, तो एग्जम्पशंस हमें ऐसा लगता है कि अगर हमारा प्राइवेट सेक्टर में हम काम कर रहे और हमारा एम्प्लॉयर हमको एचआरए नहीं दे रहा है, एलटीए नहीं दे रहा है, तो मांग भी नहीं सकते। अगर आप टैक्सेबल लिमिट में आते हैं और अपना टैक्स बचाना चाहते हैं, और मान लीजिए आप रेंटेड घर में रह रहे हो या 2 साल में एक ट्रिप मारते हो, तो जस्ट आस्क योर एम्प्लॉयर के प्लीज हमारी सैलरी स्लिप में एचआरए ऐड कर दीजिए, एलटीए ऐड कर दीजिए। दैट विल सेव योर मोस्ट टैक्स। आप कितने भी 80C और बाकी चीजें कर लेंगे उतना टैक्स आप नहीं बचा पाएंगे। ओके, तो अपनी सैलरी को मॉडिफाई करने के लिए अपने एम्प्लॉयर को बोलने में हिचकिए नहीं। आपका पैसा है, आप जितना बचा सके टैक्स उतना अच्छा होगा। इसमें कोई चोरी नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही रास्ते से टैक्स बचा रहे हैं। और यही ऋषभ भी कह रहे हैं कि सही रास्ते से टैक्स जहां भी बच रहा हो उसके लिए कोशिश जरूर कीजिएगा, ऐसे मत रहने दीजिएगा। थैंक यू सो मच ऋषभ, आपने वक्त निकाला Money9 के लिए। इट वाज रियली फन चैटिंग अप विद यू। टैक्स को इतना आसान बनाने के लिए धन्यवाद। और आई एम श्योर जो लोग देख रहे होंगे वो भी आज यही टेक अवे लेके जा रहे होंगे कि थोड़े तो जागरूक वो जरूर बने होंगे। बाय बाय ऋषभ, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये थे लेबर लॉ एडवाइजर के ऋषभ जैन। टैक्स के बहुत सारे कंफ्यूजन मैंने सामने रखे और इन्होंने उसमें क्लैरिटी ला करके हमें दी है। आपको हमारी ये बातचीत कैसी लगी? मजा आया?
टैक्स को लेकर आपकी टेंशन हमने कम की या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। और हाँ, मनी9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि इस तरह के वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो। तो टैक्स बचाइए, निवेश कीजिए और देखते रहिए मनी9।